ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ एट योर होम्स। हम लोग जो हैं वो चैप्टर नंबर 15 की डिस्कशन कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फ्रॉम आवर फिज़िक्स 10th बुक। आज हम लोगों ने जो है वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज को जो है वो डिस्कस करना है और हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, हमने अपने जो टॉपिक्स स्टडी किए थे वो भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली थे और जो अब हम आज की डिस्कशन में एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब भी हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही होंगे। ठीक है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली आ रही हैं, अभी भी कुछ चेंजेस आए हैं, हो सकता है कि फ़र्दर भी इसमें कोई चेंजेस आ जाएं। तो टिल देन जो हमारे पास जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि जितना सिलेबस आपका इंक्लूडेड है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारे एमसीक्यूज़, न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में से जो है एग्जाम्पल्स में से 15.1 एग्जाम्पल जो है वो हमारी इंक्लूडेड है इन द स्मार्ट सिलेबस। और अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स जो है वो 15.1 से 15.4 तक जो हैं हमारे न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं स्मार्ट सिलेबस के अंदर। एमसीक्यूज़ जो हैं, एमसीक्यूज़ में से एमसीक्यू नंबर 5 एंड एमसीक्यू नंबर 6 ये दोनों जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। उसके अलावा जो है वो आपके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं 9 तक स्टार्ट से लेकर वो सब के सब इंक्लूडेड हैं। 5 और 6 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो एमसीक्यूज़ जो हमारे हैं, चलें इसको हम बाद में जो है जब डिस्कस करने लगेंगे तो आपको मैं यहाँ पर जब बताऊँगी, सॉल्व करवाऊँगी तो मार्क करवा दूँगी। अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं विद आवर एग्जांपल 15.1। हमने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो फार्मूला पढ़ा है वो ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ा है। ट्रांसफार्मर के अंदर हमने जो है वो उसकी टर्न्स रेशो को उनके रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस से रिलेट करवाने के लिए फार्मूलाज जो हैं वो पढ़े थे। उन फार्मूलाज को हम एक दफ़ा जो है वो रिपीट कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। वो क्या थे? हमने कहा था कि नंबर ऑफ़ टर्न्स जो होती हैं NS ओवर NP दे आर इक्वल टू VS ओवर VP। आप इसको VS ओवर VP इज़ इक्वल टू NS ओवर NP भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कहा था दैट VS ओवर VP इज़ इक्वल टू IP ओवर IS। ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो हमारे पास है जी एग्जाम्पल 15.1। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, क्योंकि अगर हमें स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाता है। इफ़ वी डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वी कांट गिव द आंसर राइट। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को जो है वो थॉरली अंडरस्टैंड करना है कि आपको कौन सी क्वांटिटी बताई गई है, कौन सी क्वांटिटी आपसे पूछी गई है, देन जो है वो हम इसकी फ़र्दर जो है वो डिटेल में जाएंगे। सो एग्ज़ाम्पल 15.1 में मेरे पास है जी एक ट्रांसफार्मर है। इफ़ अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड टू सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो सप्लाई है। सप्लाई हम हमेशा जो लेते हैं वो सेकेंडरी साइड से लेते हैं और इनपुट जो हम देते हैं वो हम हमेशा देते हैं प्राइमरी साइड को। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज लेने के लिए अगर एक ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स जो वैल्यू अब आपको गिवन होंगी वो सेकेंडरी साइड की होंगी। तो 12 वोल्ट मॉडल ट्रेन विच ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.8 एम्पेयर्स। तो सेकेंडरी साइड में हम जो है वो एक ट्रेन लगा रहे हैं। ठीक है, मॉडल ट्रेन जो है उसको यूज़ कर रहे हैं एज अ लोड। वो जो है 12 वोल्ट जो है वो आउटपुट हमें वोल्टेज दे रही है और ये ट्रेन जो है वो ड्रॉ कर रही है 0.8 एम्पेयर्स ऑफ करंट। Calculate the current in the primary if the voltage of the AC source is 240 volts। AC सोर्स जो है वो हम अप्लाई करते हैं अपनी इनपुट साइड के ऊपर, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वोल्टेज जो है वो हमारा प्राइमरी का गिवन है और इनिशियली तौर पर जो हमें वोल्टेज गिवन था जो कि सेकेंडरी साइड से हमने लेना था सप्लाई वोल्टेज, दैट वाज 12 वोल्ट। तो अब जो है हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है जो गिवन डाटा आपको है, गिवन डाटा उसमें जी सबसे पहले उसने आपको VS दिया है दैट इज़ 12 वोल्ट, IS जो कि वो ड्रॉ कर रहा है दैट इज़ 0.8 एम्पेयर्स,
IP आप लोगों ने फाइंड करना है तो उसको हम टू फाइंड वाली वैल्यू में लिखेंगे। VP जो है दैट इज़ इक्वल टू 240 वोल्ट्स, और आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है दैट यू हैव टू फाइंड द प्राइमरी करंट इन द सर्किट। तो इक्वेशन जो है अगर आपको याद हो, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, तो हमने उसके अंदर अपने करंट्स के रिस्पेक्टिव इक्वेशंस जो हैं उनको फाइंड आउट किया था। उस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, आप इसको जो है वो पहले आइडियल ट्रांसफार्मर की इक्वेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला लिख के भी जो है इसके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के बाद इसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि आपकी इनपुट साइड और आउटपुट साइड जो है वहाँ पे पावर हमारी जो है वो बिल्कुल सेम होगी। सो VP IP इज़ इक्वल टू VS IS। यू हैव टू फाइंड द IP को इसी साइड पर रहने दें। VP IP के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। जो चीज़ हमारी इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर वो हो जाती है डिवाइड। सो इट विल बिकम VS IS डिवाइडेड बाय VP। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं उनको पुट कर लेना है। VS जो है हमारे पास वो इक्वल है 12 के, IS हमारे पास है 0.8, इसको हमने डिवाइड कर देना है 240 के साथ। तो 12 को 0.8 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 9.6। सो 9.6 डिवाइडेड बाय 240, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है प्राइमरी करंट इट विल बी इक्वल टू 0.04 एम्पेयर्स, 0.04 एम्पेयर्स। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज ज़्यादा है, लेकिन प्राइमरी साइड का जो करंट होगा इट विल बी स्मॉलर देन द सेकेंडरी करंट। और यही जो है वो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है कि इसमें अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट कम हो जाएगा, और अगर आप करंट को बढ़ा रहे होंगे तो वोल्टेज उसी रिस्पेक्ट से डिक्रीज़ हो जाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द पावर कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लोग जो है आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। आप लोगों के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं 15.1 से 15.4 तक। 15.5 वाला न्यूमेरिकल जो है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में। अब हम न्यूमेरिकल्स को जो है वो स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। स्टार्टिंग फ्रॉम 15.1, वी हैव अ ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन्स 240 वोल्ट सप्लाई। मेन सप्लाई जो होगी इट विल ऑलवेज बी अ प्राइमरी सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई। इसको अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट करके हम सेकेंडरी साइड पे अपनी आउटपुट लेंगे, तो 12 वोल्ट जो होगा हमारा वो सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज होगा ट्रांसफार्मर की। इफ़ देर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, वो कहते हैं कि अगर प्राइमरी वाली साइड पे आपके पास है 2000 नंबर ऑफ टर्न्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। तो आपने फाइंड ये करना है कि सेकेंडरी की कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास होंगी। अब हमारे पास गिवन है प्राइमरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का वोल्टेज, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स, और हमसे पूछी गई हैं सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। तो हम जो है वो अपना गिवन डाटा जो है वो उसको लिखते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फ्रॉम 15.1। सो ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन्स 240 वोल्ट सप्लाई। तो मेन सप्लाई जो है इट विल बी अ प्राइमरी सप्लाई। सो VP जो है वो हमें गिवन है 240 वोल्ट्स, ठीक है। इसको आपने कन्वर्ट कर देना है इनटू एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट, इट विल बी अ सेकेंडरी वोल्टेज। हमारे पास जो है वो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो हमें गिवन है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय NP, दे आर 2000 नंबर ऑफ टर्न्स, और हमसे पूछी गई हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। फाइंड करने के लिए हमसे कहा गया है NS नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। अच्छा, ये एग्जांपल जो हमने की थी इसमें आप लोगों ने बेटा रिजल्ट भी लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। हर न्यूमेरिकल का रिजल्ट कैरी 1 मार्क। अगर आप रिजल्ट मेंशन नहीं करते हैं इन अ प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म तो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल 15.1 के लिए अगर आपने इसके लिए जो है रिज़ल्ट की वैल्यू लिखनी है तो आप क्या कहेंगे कि आपका करंट जो है वो प्राइमरी साइड पे इक्वल होगा 0.04 एम्पेयर्स के। द करंट ऑन द प्राइमरी साइड
विल बी 0.04 एम्पेयर्स। ठीक है, अब हम जी अपने सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। वी नो दैट NS/NP इज़ इक्वल टू VS/VP। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करेंगे। हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी। NS को हम यहीं पर रहने देंगे। NP चूँकि डिवाइड हो रहा है इस साइड पे, जब मैं इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाऊँगी तो NB विल बी मल्टीप्लाइड बाय VS एंड VP। तो NS को यहीं रहने दें, VS/VP मल्टीप्लाइड बाय NP। अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। VS हमारे पास है जी 12, VP हमारे पास है 240 और नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है 2000। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12 2s are 24, ये 0 से कैंसिल हो जाएगी, 2 1s are 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 100। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर आ जाएंगी 100। सो NS इज़ इक्वल टू 100। सो इसका रिजल्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी इक्वल टू 100। सो रिजल्ट हम इसका इधर मेंशन कर देते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल विल बी 100। ठीक है, 100 टर्न्स जो है हमारी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड के ऊपर जो है वो मौजूद होंगी। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है और जो सेकेंडरी पे हमारे पास वोल्टेज आ रहा होगा वो भी उसके अकॉर्डिंगली कम होगा। सो ये हमारे पास 15.1 है। दीज ऑल न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी। 15.2 हमारे पास है जी। अब हमारे पास है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को अगर आप जो है वो रिकॉल करें तो वो कैसा ट्रांसफार्मर होता है? एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी साइड वोल्टेज, और इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल आर ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल। तो इस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसकी टर्न्स रेशो है 1:100। एन ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। अगर ये प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस कनेक्टेड है तो हमें पता है कि ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज है। व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज? ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है? टर्न्स रेशो गिवन है। ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी की रेशो गिवन है। आपको ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट्स गिवन है प्राइमरी साइड पे, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द सेकेंडरी वोल्टेज। अच्छा बेटे, यहाँ पर एक चीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जब हम टर्न रेशो की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट NS/NP। ठीक है, सेकेंडरी से प्राइमरी के लिहाज से जो है वो हम बात करते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज। ठीक है, डिफरेंट बुक्स के अंदर जो है वो डिफरेंट नोटेशंस यूज़ होती हैं, और वो जो है कुछ लोग प्राइमरी को इनिशियली ले लेते हैं, कुछ लोग सेकेंडरी को इनिशियली ले लेते हैं। सो यू हैव टू फोकस कि आपका ट्रांसफार्मर कौन सी टाइप का है। इज़ इट अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर और इज़ इट अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? अगर स्टेप अप होगा तो आपने सेकेंडरी साइड पे जो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा वाली टर्न्स होंगी वो आपने सेकेंडरी साइड पे लिखनी है, और अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो आपने जो कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो आपने सेकेंडरी साइड पे रखनी है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है बेटा कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर आपकी टर्न्स रेशो जो है वो इस तरह से होगी कि सेकेंडरी साइड पे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी और प्राइमरी साइड पे हमारी कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। तो अब ये 1:100 गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 100 वाली साइड जो है वो आपकी कौन सी नंबर ऑफ टर्न्स हैं? सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो 1 जो है वो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स है और 100 जो है हमारी वो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स है। क्यों? बिकॉज आई हैव अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यू मस्ट हैव ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी 15.2 न्यूमेरिकल। इसमें आपको गिवन है टर्न्स रेशो। टर्न रेशो हमारी क्या है? NS/NP। ठीक है, दैट इज़ 1:100। ठीक है, गिवन है 1:1, वो है 1 उसमें प्राइमरी है, 100 आपकी जो है वो सेकेंडरी है। तो आप जो है इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि मैं इस चीज़ को लिख रही हूँ बाय NS/NP। मैं सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को ऊपर लिख रही हूँ।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्राइमरी को पहले ऊपर लिख लें, सेकेंडरी को नीचे रख लें, बस फिर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका 1 ऊपर होगा और 100 नीचे होगा, ठीक है। और जब आप फार्मूला लिख रहे होंगे तो फिर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, अगर आप NP को ऊपर रख रहे हैं सो यू हैव टू कीप VP अबव द फ्रैक्शन, ठीक है। डिवीजन लाइन के आपने जो है फिर प्राइमरी साइड को ऊपर रखना है। और अगर आप जो है जिस तरह से आप नोटेशन यूज़ करते आ रहे हैं, आपने बाकी फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स को जिस तरह से सॉल्व किया, अगर आप उसी तरह से रखना चाहते हैं देन यू हैव टू चेक के सेकेंडरी नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी, और आपने NS को जब ऊपर रखना है तो आपने 100 को ऊपर रखना है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है इधर। इससे आपको जो है वो आपके माइंड में रहेगा कि ये नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं इनको आपने जो है वो देखना है कि कौन सी साइड जो है वो सेकेंडरी पे है। सो हमने जो है वो इसको सप्लाई दी है 20 वोल्ट की VP साइड पे, तो VP इज़ 20 वोल्ट, ये हमें गिवन डाटा है जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। VP इज़ 20 वोल्ट और उसने आपसे पूछा है फाइंड करने के लिए दैट यू हैव टू फाइंड द सेकेंडरी वोल्टेज VS। सो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। वी नो दैट VS ओवर VP इज़ इक्वल्स टू NS डिवाइडेड बाय NP। अब हमने VS फाइंड करना है, VP इधर डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सब की वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं, NS ओवर NP है 100 ओवर 1, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है प्राइमरी वोल्टेज 20 से, तो इट विल बिकम 2000 volts. So secondary voltage of the transformer will be equal to 2000 volts. अब उसने जो है, आपने जब भी रिज़ल्ट लिखना होगा ना बेटा, आपने अपनी क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में उसने जिस चीज़ के बारे में भी आपको कहा है ना कि फाइंड व्हाट इज़ द, आपने वही वाली लाइन उठानी है, बस फाइंड को व्हाट को काट दें और सेंटेंस सिंपल फॉर्म में बना के वो स्टेटमेंट लिख के वही स्टेटमेंट आगे आपने जो है जो वैल्यू आपके पास आई है वो आपने पुट कर देनी है। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म टू राइट अ रिजल्ट। तो उसने पूछा था व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज, तो आप सिंपल फॉर्म में जो है वो इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ 2000 volts. As it is a step up transformer, तो सेकेंडरी वोल्टेज विल बी ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज। सो रिजल्ट हम इसका यहाँ पे लिख लेते हैं। रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, द सेकेंडरी voltage of transformer is 2000 volts, ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत इजी हैं, और इनमें से जो है वो मार्क्स अगर आप लूज़ करते हैं तो फिर आप जो है वो अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी इजी न्यूमेरिकल्स में से मार्क्स कटवाना जो है वो बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। फिर 15.3 देखें। नाउ वी हैव अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसका प्राइमरी वोल्टेज का लेवल या प्राइमरी के नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होती हैं और सेकेंडरी साइड पे जो हमारा वोल्टेज होगा और सेकेंडरी साइड पे जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होती हैं दे आर लेस एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी साइड। सो उसमें टर्न्स रेशो है 100:1, तो इसमें जो है वो आप देख सकते हैं स्टेप डाउन है तो प्राइमरी में ज़्यादा है, तो इनिशियल नंबर ऑफ़ टर्न्स जो आपको गिवन होंगी दे विल बी 100, और वो प्राइमरी के नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, और 1 हमारे पास क्या है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। एंड AC वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट। अच्छा, एम्पलीट्यूड को अगर आप रिकॉल करें तो एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है, इफ़ आई एम ड्राइंग अ वेव फॉर्म हेयर, ठीक है, 15.3 हम सॉल्व करने लगे हैं। ये मेरे पास एक वेव फॉर्म है, तो हमने जो है वो डिफ़ाइन किया था एम्पलीट्यूड को, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज़ नोन एज द एम्पलीट्यूड। तो इसकी मीन पोजीशन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक्सट्रीम पोजीशन जो है ये वाली होगी, और इस मीन और एक्सट्रीम के पोजीशन के दरमियान में जो वैल्यू है हमारी, दिस इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड, और इस पॉइंट पे आपके वोल्टेज की वैल्यू है 170 वोल्ट्स। तो पीक वैल्यू जो है मेरे पास वोल्टेज की दैट इज़ 170 वोल्ट्स। सो VP जो है हमें गिवन है 170 वोल्ट्स, और उससे पहले आपको गिवन है टर्न्स रेशो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होंगी, प्राइमरी की नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगी, ठीक है। इस चीज़ को दोबारा से देखें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो क्या होगा, सेकेंडरी की नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होंगी, प्राइमरी की नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगी। तो इसको हम
अगर एन एस ओवर एन पी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंडरी पे कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगी और प्राइमरी पे आपकी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, बिकॉज इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी इज़ 1 मिली एम्पेयर्स, ठीक है, प्राइमरी करंट है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई पी से। दिस इज़ 1 मिली एम्पेयर्स। मिली जो है वो प्रेफिक्स है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻³ सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा हमारे पास आई पी। वट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी, आपको फाइंड क्या चीज़ करनी है, टू फाइंड उसने आपसे करने के लिए कहा है आई एस, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। अब बेटा देखें, अगर आप जो है वो वोल्टेजेस की टर्म्स के लिहाज से अपने फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं तो इसमें आपको पहले वी एस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, आप अगर जो है अपने वोल्टेज की वैल्यू को नहीं यूज़ करना चाहते, आप डायरेक्ट नंबर ऑफ़ टर्न्स का फॉर्मूला लगाकर भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर हम जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स के लिहाज से इसको सॉल्व करेंगे वोल्टेजेस की रिस्पेक्ट से, तो वी नो दैट वी एस ओवर वी पी इज़ इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। सो वी एस जो है वो मेरे पास नहीं है, आई हैव टू फाइंड इट, तो वी एस इधर रह जाएगा, एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाइड बाई वी पी। एन एस ओवर एन पी इज़ 1/100 मल्टीप्लाइड बाई वी पी जो है वो हमें गिवन है 170। इसको जब आप 100 के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 1.7 वोल्ट्स। तो वी एस जो है सेकेंडरी वोल्टेज विल बी 1.7 वोल्ट। अब हमने फाइंड आउट करना है सेकेंडरी का करंट, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। सो वी एस ओवर वी पी इज़ इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। आई एस हमने फाइंड करना है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। वी एस आई एस इज़ इक्वल टू वी पी आई पी। आई एस फाइंड करना है तो वी पी आई पी डिवाइडेड बाय वी एस हो जाएगा। सो प्राइमरी वोल्टेज जो है हमारे पास दैट इज़ 170 वोल्ट्स। प्राइमरी करंट जो है वो मेरे पास 1 × 10⁻³ है और सेकेंडरी वोल्टेज हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है 1.7। सो वी पी इज़ 170, आई पी आपके पास है 1 × 10⁻³ और सेकेंडरी साइड पे जो हमारा वोल्टेज है वो भी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 1.7, ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.1 एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर, ठीक है। या आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट ख़त्म करेंगे 10 ऊपर चला जाएगा, 17 से कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 × 10 100, वो 10 की पावर +2 -3 -1 हो जाएगा और -1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 0.1। बट यू हैव कैलकुलेटर्स, आई हैव नॉट स्टिल, इस वक्त मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ। आपके पास चूँकि कैलकुलेटर्स हैं तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। इट विल बी 0.1 एम्पेयर, ठीक है। अब ये करंट की वैल्यू जो है वो आप नंबर ऑफ़ टर्न्स का डायरेक्ट फार्मूला लगाकर भी जो है वो निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ये सेकेंडरी वोल्टेज वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या करेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ़ टर्न्स वोल्टेजेस के प्रोपोर्शनल में होती हैं तो एन एस ओवर एन पी जो है दैट इज़ इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। तो इसमें जो है वो आपने आई एस को कैलकुलेट करना है, तो आई एस उस साइड पे जाकर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और एन एस ओवर एन पी जो है इसकी वैल्यू मैं पहले यहाँ पे पुट कर रही हूँ, 1/100 इज़ इक्वल टू आई पी। अब ये आई एस इधर है, ठीक है, आई पी जो है 100 इधर डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई पी की वैल्यू है 1 × 10⁻³ इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई एस विल बी इक्वल टू 0.1 एम्पेयर, ठीक है। तो आप दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए, इट इज़ द शॉर्टर मेथड, आप दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला मैंने कैसे जो है ये लिख दिया है डायरेक्ट करंट्स में, चूँकि ये जो है वो मुझे ऑलरेडी गिवन है और पहली इक्वेशन से मुझे पता है कि वी एस ओवर वी पी एन एस ओवर एन पी के इक्वल है। तो आप वी एस ओवर वी पी की जगह पे पुट कर देंगे एन एस ओवर एन पी और ये इक्वल हो जाएगा आई पी ओवर आई एस के। तो क्वाइट ईजी, आप दोनों मेथड्स जो हैं वो यूज़ करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।
देन वी हैव 15.4 द लास्ट न्यूमेरिकल। पहले हम इसका जो है रिजल्ट लिख लेते हैं, भूल जाता है कभी कभी मुझे लिखना। सो रिज़ल्ट की वैल्यू जो है, लेकिन आप लोगों ने नहीं भूलना क्योंकि आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। तो बी केयरफुल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना क्योंकि आपका नंबर कट जाएगा, मेरा नंबर नहीं कटेगा। तो अब हमने जो है वो इसके लिए रिज़ल्ट की वैल्यू लिखनी है। तो हम देखेंगे कि आपको क्या चीज़ पूछी गई है। आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी, तो आप जो है व्हाट इज़ को काट के लिख देंगे, द करंट इन द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ 0.1 एम्पेयर। So the current in secondary of transformer is 0.1 एम्पेयर। चलें जी, 15.4 लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर, और वो है जी हमारे पास क्या कहता, वो कहता है कि ए ट्रांसफार्मर डिज़ाइंड टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC मेंस टू 12 वोल्ट। मेंस है तो प्राइमरी वोल्टेज है, VP गिवन है, उसको आपने जिस वोल्टेज में कन्वर्ट करना है दैट इज़ योर सेकेंडरी वोल्टेज, दैट इज़ 12 वोल्ट। हैज़ 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी पे उसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं 4000। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। जिस तरह से आपका जो है वो पहला न्यूमेरिकल था, आपको प्राइमरी वोल्टेज गिवन था, आपको सेकेंडरी वोल्टेज गिवन था, आपको प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स गिवन थी और आपने सेकेंडरी की टर्न्स जो हैं वो फाइंड करनी थी। सेम वही वाला जो है वो आपका क्वेश्चन है, सेम मेथड होगा, सेम फार्मूला होगा। आप सेकेंडरी कॉइल के जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करेंगे। उसके बाद इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट होने का क्या मतलब है, दैट इट इज़ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि आइडियल सिस्टम्स की एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है। जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं दे कैन नेवर बी 100% एफिशिएंट, दे मे बी 99.9% एफिशिएंट बट इट कैन नेवर बी 100%, ठीक है। सो एज इट इज़ एन आइडियल सिस्टम, सो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% होगी। तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर की इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल वाज 0.4 एम्पेयर। आपको सेकेंडरी का करंट गिवन है और उसने आपसे पूछा है कि इसकी प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी। सो हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं उनको राइट करते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास है जी सबसे पहले AC वोल्टेज गिवन है 240 वोल्ट्स, स्पेस भी कम रह गई है हमारे पास, तो 15.4 हमने करना है। हमें गिवन है VP that is 240 volts, we are given VS that is 12 volt, we are given with the number of turns of the primary coil which are 4000 turns, we are given with the current of secondary coil as 0.4 ampere, IS secondary है तो IS 0.4 ampere। और आपको फाइंड करने के लिए जो है वो दो चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहले आपने फाइंड करनी है सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स और फिर आपने फाइंड करना है प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी, सेम हमारे जो है वो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, उनको आप जो है वो लगा लें यहाँ पे और अपना आंसर निकाल लें। नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए NS/NP इज़ इक्वल टू VS ओवर VP। NS हमारे पास जो है फाइंड करने वाला है, NP इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे लेकर जाऊंगी तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो VS जो है हमारे पास दैट इज़ 12, VP हमारे पास है 240 और NP हमारे पास है 4000, ठीक है। 12 2s are 24, ये 0 0 से गई, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 200, ठीक है। तो हमारे पास जो है जो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स होंगी NS दे विल बी इक्वल टू 200। एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है कि प्राइमरी में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आप जो है अब इसमें आप अपने वोल्टेजेस की रिस्पेक्ट से भी अपना फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप नंबर ऑफ़ टर्न्स की रिस्पेक्ट से भी अपना फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जो आप यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप लगा लें। सो मैं वोल्टेजेस को यूज़ कर रही हूँ। आई नो दैट VS ओवर VP इज़ इक्वल टू IP ओवर IS। अगर मुझे IP कैलकुलेट करना है तो IP इधर ही रहेगा, IS इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब मैं दूसरी साइड पे लेकर जाऊँगी तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। VS हमारे पास है जी 12,
VP हमारे पास है 240, IS सेकेंडरी करंट हमारे पास है 0.4 और ये हो जाएगा हमारे पास IP के इक्वल। 12 2s are 24, ठीक है। तो ये नीचे हमारे पास आ जाएगा 20 जो है उसको आप 0.4 के साथ जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.02 एम्पेयर। 0.02 एम्पेयर IP। इसको अगर आप रीअरेंज करके लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अननोन वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और नॉन वैल्यू को राइट हैंड साइड पे रखते हैं। सो IP विल बी इक्वल टू 0.02 एम्पेयर्स। अब हमारे पास रह गया जी इसका रिजल्ट लिखने वाला। रिजल्ट में दो चीज़ें पूछी गई हैं, तो दोनों से रिलेटेड आपने जो है वो रिजल्ट लिखना है। पहले आपसे पूछी गई थी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, तो आप लिखेंगे द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल आर, हमारे पास है 200 टर्न्स, और उसके बाद द करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 0.04 एम्पेयर। अब यहाँ से देखेंगे हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल, ये पूछा था। हाउ मेनी को काट के आप लिख देंगे देयर शुड बी 200 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। फिर उसने पूछा था कि व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल, तो आप लिखेंगे द करंट दैट विल फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल विल बी 0.02 एम्पेयर्स। क्वाइट सिंपल। आप अपने जो है वो क्वेश्चन के अंदर से जो है वो रिजल्ट की स्टेटमेंट निकालेंगे। सो द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी शुड बी 200, ठीक है, 200 टर्न्स होनी चाहिए हमारे पास। और द करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल विल बी 0.02 एम्पेयर्स। सो ये हमारे पास जो है इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स थे न्यूमेरिकल इंक्लूडेड थे। दे आर ओनली 5 इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो अगर इस चैप्टर के अंदर से आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो आपके पास एक बहुत गोल्डन चांस है कि आप अपने न्यूमेरिकल के मार्क्स को सिक्योर कर सकें, बिकॉज न्यूमेरिकल हैज़ गॉट 5 मार्क्स। थेरी वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इसके मार्क्स होते हैं। तो इतने आसान न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके अगर 5 नंबर मिल जाए तो फिर कौन नहीं लेना चाहेगा। तो आप लोगों ने भी अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो इसमें आपने अपने नंबर हरगिज़ नहीं कटवाने। बहुत इजी है, बहुत इजी है। दो हमारे पास फार्मूला है, उन्हीं की जो है कहीं से किसी की टांग पकड़ ली, कहीं से किसी की बाजू पकड़ ली, किसी का सर पकड़ लिया, बस उसको ऊपर नीचे घुमा के तो वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। आपने भी यही कुछ करना है, ठीक है। यही फार्मूला है, इसको तोड़ लिया, इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, बस ऊपर नीचे वैल्यूज़ करके यू मस्ट नो कि एक साइड से दूसरी साइड में जाते हुए क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है। और दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स जिस तरतीब में आपको गिवन है उसको आपने जो है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिहाज से लिखना है, ठीक है। तो ये जो है हमारी न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन है। अब हम जो है वो आगे अपनी MCQs की जो है वो देखते हैं कि हमने कौन कौन से MCQs जो है वो इसके अंदर करने हैं। इसको जो है मैं स्टार्ट से रिमूव कर रही हूँ ताकि हम यहाँ पर जो है वो अपने MCQs जो हैं उनको कर सकें। MCQs जो हैं बेटा आपके इस चैप्टर के अंदर से आपका 5वां और 6ठा MCQ जो है वो एक्सक्लूडेड है। उसके अलावा जो MCQs हैं आपके MCQs, ठीक है, ये अभी मैं जो है वो टेक्स्ट बुक के आपको MCQs करवा रही हूँ, ठीक है। जो हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, जो हमारी पंजाब की जो है वो बुक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है जो हमारी एक्सरसाइज के MCQs हैं अभी हम उनके बारे में जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। पहला MCQ है जी हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 इंक्लूडेड नहीं है। फिर उसके बाद 7, 8 और 9। सबसे पहला न्यूमेरिकल है जी विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। वी नो दैट कि एक मैग्नेट जो है उसके दो पोल्स होते हैं, वन इज़ नॉर्थ पोल, अदर इज़ द साउथ पोल, ठीक है। दो पोल्स होते हैं हमारे पास, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। लाइक पोल्स मतलब जो एक जैसे पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक पोल्स होंगे मतलब एक पोल कोई और दूसरा पोल कोई और, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो सबसे पहला है अनलाइक पोल्स रिपेल। तो अनलाइक पोल्स होते हैं वो तो अट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो गलत होगी। लाइक पोल्स अट्रैक्ट, नो, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट इफेक्ट ईच अदर, तो ये तो नहीं होता कि एक पोल दूसरे पोल के करीब आएगा तो या तो अट्रैक्शन होगी या तो रिपल्शन होगी, अफेक्ट वो करते हैं एक दूसरे को, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई रॉन्ग।
पीछे बचती है डी स्टेटमेंट, अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि एक जो है मेरे पास मैग्नेट के अंदर एक सिंगल पोल, मतलब आप एक मैग्नेट के अंदर से एक नॉर्थ पोल को और एक साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते हैं। दे ऑलवेज को एग्जिस्ट, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर आप कहें ना कि मैं इस मैग्नेट को तोड़ दूं, मैंने साउथ वाली साइड तोड़ दी है, तो पीछे बच जाएगी सिर्फ नॉर्थ वाली साइड जो है। तो आप कहेंगे कि भाई मैंने एक अकेला पोल जो है ना वो अचीव कर लिया है, तो दैट वोंट बी द केस। अगर आप इसको तोड़ देंगे ना, इतना यहाँ से तोड़ दें, आप कहेंगे जी पीछे तो सिर्फ नॉर्थ पोल बच गया है, तो ये रॉन्ग होगा। इसके अंदर दोबारा से दो पोल्स डेवलप हो जाएंगे, नॉर्थ साउथ, और दूसरी साइड पे भी आपके पास दो पोल्स डेवलप हो जाएंगे, नॉर्थ साउथ। तो सिंगल मैग्नेटिक पोल नेवर एग्जिस्ट, दे ऑलवेज को एग्जिस्ट, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं। सो डी पार्ट जो है इसका, डी ऑप्शन जो है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। अ सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होती हैं? बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, ये अगर बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो हम कहते हैं कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस जो हैं वो निकलती हैं और साउथ में जाकर वो क्या हो जाती हैं, एंटर हो जाती हैं। ठीक है, साउथ वाली साइड से फील्ड लाइंस एंटर होती हैं। अब ये है सारी डिस्कशन किस चीज़ की, आउटसाइड द बार मैग्नेट की। ठीक है, अगर हम इनसाइड द बार मैग्नेट की बात करें तो इनसाइड क्या होता है, ये फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटसाइड जो है वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से एंटर होती हैं। अगर इनसाइड की बात करेंगे ना, तो ये फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से साउथ से एंटर होते हुए जो है वो नॉर्थ की तरफ जाती हैं और इस तरह से क्लोज्ड लूप जो है वो बना देती हैं। तो अगर आप इनसाइड द बार मैग्नेट की बात करें बेटा, तो आपकी फील्ड लाइंस जो होंगी दे विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। तो ये जो है आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि फील्ड लाइंस जो हैं वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ट्रैवल करेंगी। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय तो ये हमने सबसे पहले टॉपिक में आपको मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ अ मैग्नेटिक कंपस नीडल। ठीक है, सो डी ऑप्शन जो है हमारा मैग्नेटिक कंपस, उसको आप यूज़ कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ है, इफ़ द करंट इन अ वायर विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज द फोर्स ऑन द वायर। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है ना, ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये टॉपिक जो है कि हमारा इंक्लूडेड नहीं था स्मार्ट सिलेबस में। ठीक है, तो करंट जो है अगर आप जो है एक वायर को प्लेस करें हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में, मतलब कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी जो है वो कॉइल है, इसको आप जो है वो इसके परपेंडिकुलरली अगर प्लेस कर रहे हैं, आपने बताना है कि इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट हो रही होगी। तो जब परपेंडिकुलरली जो है वो मटेरियल आपका पड़ा होता है फील्ड लाइन के, तो उसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होती है वो मैक्सिमम होती है, और अगर पैरेलल पड़ा होगा तो जो फोर्स इसके ऊपर एग्जिस्ट होती है वो मिनिमम होती है। तो एज इन दिस केस कि हमारा कंडक्टर जो है वो फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमारी फोर्स जो होगी वो इंक्रीज करेगी। सो ए पार्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ और सिक्स्थ न्यूमेरिकल हमारा इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद सेवंथ है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ। तो ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने लेंजेस लॉ को रिगार्ड किया था विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हमारी हाथ की जो मूवमेंट होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है और वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो दैट लॉ इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो है इसका हमारे पास ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, एनर्जी के साथ। उसके बाद है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज। तो ये क्या करता है, इनपुट करंट को बढ़ाता है? नो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनपुट करंट को डिक्रीज करवाता है। इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज, यस। तो हमारे पास ऑप्शन बी ऑलरेडी करेक्ट आ गया, लेकिन हम आगे वालों को फिर भी देख लेते हैं। हैज़ मोर टर्न्स इन द प्राइमरी, जो हमारे पास स्टेप अप होगा उसकी ज़्यादा टर्न्स होंगी सेकेंडरी साइड पे, लेस टर्न्स इन द सेकेंडरी। तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, सिर्फ बी ऑप्शन जो है हमारा वो ठीक है कि इनपुट वोल्टेज के लेवल को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। उसके बाद हमारे पास है द टर्न्स रेशो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज़ 10, इट मीन्स, अब टर्न रेशो जो है वो यूजुअली जो है वो ली जाती है एज NS ओवर NP। तो वो आपको कितनी गिवन है, 10। सो NS ओवर NP इज़ इक्वल टू 10, विच इम्प्लाइज NP इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो
तो इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ NP और ये हमारे पास ऑप्शन बनता है जी सी ऑप्शन, NS इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ NP। रिव्यू के जो क्वेश्चंस हमारे पास इंक्लूडेड हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। रिव्यू में हमारे पास है 15.3, 7, 9, 11, 12, 15.3, 15.7, 15.9, 15.11 एंड 15.12। इनको जो है हम बारी बारी जो है वो एक ब्रीफ सा रिव्यू देख लेते हैं कि आपने अगर ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, लॉन्ग में आते हैं तो किस तरह से लिखेंगे। 15.3 है, यू आर गिवन एन अनमार्क्ड मैग्नेटाइज्ड स्टील बार एंड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है, मतलब एक ऑलरेडी मैग्नेट आपके पास मौजूद है और एक को जो है वो आपने क्या किया है, मैग्नेटाइज्ड स्टील बार, स्टील को मैग्नेटाइज कर दिया है, उसको मैग्नेट बना दिया है और उसके पोल मार्क नहीं हुए कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। इट्स नॉर्थ एंड साउथ एंड्स आर मार्क्ड N एंड S रिस्पेक्टिवली बार मैग्नेट के। स्टेट हाउ वुड यू डिटरमिन द पोलैरिटी एट ईच एंड ऑफ द अनमार्क्ड बार। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दो बार हैं। 15.3 ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये बार मैग्नेट है जो कि मार्क्ड है। ठीक है, एक और आपके पास मैग्नेट है, उसके दो पोल्स हैं। ठीक है, ये मैग्नेटाइज स्टील है, आपको नहीं पता इसका कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है कि लाइक पोल्स ने रिपेल करना है, अनलाइक पोल्स ने अट्रैक्ट करना है। आप इसको पकड़ के इस मैग्नेट के करीब लेकर जाएंगे, आप इनको सस्पेंड करके ले जाएंगे, ऐसे ही पकड़ के ले जाएं। जो साइड जो है, अगर आप इसको नॉर्थ वाली साउथ वाली साइड पे लेके जाते हैं, अगर ये रिपेल करता है तो इसका मतलब होगा इस साइड पे भी कौन सा पोल है, साउथ पोल, और अगर ये अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब है इस साइड पे ऑपोजिट पोल होगा विच विल बी अ नॉर्थ पोल। तो इस तरह से आप जो है बाय द वेरी इजी मेथड फाइंड कर सकते हैं कि किस साइड पर कौन सा पोल है। 15.7 है, डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस EMF इन अ सर्किट। ठीक है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपेरिमेंट जब हमने किया था, इसमें आप अपनी कॉइल की मूवमेंट करवा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी बार मैग्नेट, या आप अपने बार मैग्नेट की मूवमेंट करवा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी कॉइल। इन बोथ द केसेस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल चेंज, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो दो सिंपल एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े थे ना, एक फेराडे वाला और एक पहले वाला जिसमें हमने कॉइल को जो है वो गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया था, उन दोनों में से आप जो मर्जी एक्सपेरिमेंट इसके अंदर लिखना चाहते हैं, जो आपको ईजी लगता है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है 15.9, डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट। तो इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन जो है वो हमने फाइंड की थी विद द हेल्प ऑफ लेंजेस लॉ विच स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF की जो डायरेक्शन है बेटा वो भी इंड्यूस्ड करंट वाली ही होगी। ठीक है, तो EMF जो है उसमें फेराडे लॉ के अकॉर्डिंगली माइनस का साइन आता है और इस माइनस के साइन को लेंजेस लॉ ने एक्सप्लेन किया था, तो आप इसमें उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेट करने के लिए वही मैकेनिकल एनर्जी वाली के हाथ की मूवमेंट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करती है और वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। 15.11 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म म्यूचुअल इंडक्शन। शॉर्ट में आएगा तो डेफिनेशन लिख दें, ठीक है, और उसके साथ एग्जांपल दे दें ट्रांसफार्मर की कि ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना टेक प्लेस करता है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको इसकी पूरी डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको कॉइल्स बनानी पड़ेंगी, प्राइमरी सेकेंडरी, कब करंट बढ़ रहा है, कब कांस्टेंट है, कब डिक्रीज़ हो रहा है, उन सब के लिहाज से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। 12 है, व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेजेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर आपने उसकी वर्किंग बतानी है म्यूचुअल इंडक्शन के लिहाज से। ठीक है, वर्किंग आएगी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें आपने पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन करना होगा। अदरवाइज़ जो है इसकी वर्किंग में आप सिंपल जो है वो बता दें कि एक कॉइल में करंट जो है वो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है इन केस ऑफ अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो अभी तक हमारी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, वो हमारे जो हैं वो कंक्लूड हो गए हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट स्टिल अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप जो है वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।